Hello everyone, I am Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आइए इस चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक मानी जाती है और जिसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। प्राचीन सभ्यताओं का उदय नदी घाटी क्षेत्रों में होता था और इन सभ्यताओं को प्राचीन इसलिए कहा गया है। इन सभ्यताओं को प्राचीन यानी पुरानी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ समय के बाद ये सभ्यताएं लुप्त हो गई। पुरातत्वविदों ने विभिन्न पुरा स्थलों पर खुदाई की और इन सभ्यताओं के अवशेष ढूंढ निकाले, जिनसे ये ज्ञात हुआ कि आज से यानी अब से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोग नगरीय जीवन यानी सभ्य जीवन व्यतीत करते थे। तो भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता ऐसी ही एक प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि प्राचीन सभ्यता का जो विकास था वो नदियों के किनारे ही क्यों होता था। इसके कई कारण थे कि प्राचीन सभ्यता नदी घाटी के किनारे ही डेवलप क्यों होती थी। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं, जो पहला कारण था वो ये था कि नदियों में कृषि एवं घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त जल की सुविधा मौजूद थी। उनको क्या था कि वो इसलिए नदियों के किनारे घर बनाकर रहते थे जिससे उनको पर्याप्त जल मिल सके। दूसरा कारण ये था कि नदी के आसपास की जो मिट्टी थी वो क्या थी, उपजाऊ थी। फर्टाइल लैंड होने के कारण भी ये लोग नदियों के किनारे रहते थे, जो खेती के लिए बहुत उपयोगी होती थी। थर्ड रीज़न ये है कि नदियाँ परिवहन का अच्छा और सस्ता साधन थी, क्योंकि उस समय ना तो सड़कें थी और न ही रेल मार्गों का विकास हुआ था। तो जो लेन देन का व्यापार होता था वो नदियों के द्वारा किया जाता था। तो इसलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटियों में हुआ था। अक्सर क्या देखा जाता है कि जब हम किसी पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं तो हम उसको खंडहर मान बैठते हैं। तो लगभग 150 साल पहले जब सिंधु में रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में लगे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान की सीमा में है। उन्होंने वहाँ के खंडहरों से हज़ारों ईंट उखाड़ी, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब उन्हें पता चला कि यहाँ पहले भी कोई शहर था। तो यहाँ जो भारत का इतिहास है सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत मानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता को निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया। जैसे इसके कितने चरण बताए गए, 4 चरण बताए गए हैं। 3 चरण है सिंधु घाटी सभ्यता के। पहला है प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता और दूसरा है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता और थर्ड नंबर पे आता है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना गया है और इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी अलग अलग ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो आज के समय में दुर्लभ हैं। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन उनको मिले, जिन पर काले रंग के चित्र बने होते थे, पत्थर के बाट, मोहरे, अनेक तांबे के उपकरण और पत्थर के ब्लेड इत्यादि उनको खुदाई करके समय प्राप्त हुए। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की क्या विशेषताएं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। नगरों का पश्चिमी भाग छोटा था, जो इसका पश्चिमी भाग था वो छोटा था
लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था और पूर्वी भाग जो था वो बड़ा था जो निचले हिस्से में बनाया गया था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। तो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। और ये भी देखा गया कि अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में जली हुई ईंटों का प्रयोग एक प्रमुख विशेषता मानी गई है, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था और हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली जो थी वो बहुत ही प्रभावी थी। इसके अलावा इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। कितने मंजिले? 1 या 2 मंजिले माने जाते थे। घर के आंगन में चारों ओर मकान बना दिए जाते थे। अधिकतर घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी पाए जाते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे और इन नालों को सीधी लाइन में बनाया जाता था। इसके अलावा हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। इसमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिनमें अनुमानता माना गया है कि उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया है। और जो दुर्ग के नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित होते थे, जिसमें सामान्य लोग रहते थे। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई, जिसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर में लोग रहते थे, इनका जीवन कैसा था। तो नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन। नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, मतलब बहुत भीड़ भाड़ होती थी। यहाँ पर अनेक शिल्पकार रहते थे जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की वस्तुएं बनाते होंगे, और माना जाता है कि ये लोग बहुमूल्य वस्तुएं बनाने के लिए दूर दूर जाते थे। जो यहाँ के शासक लोग होते थे वो शिल्पकार लोगों को दूर दूर भेजकर वहाँ से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी वस्तुएं मंगाते थे। इन स्थानों पर जो मुहरें मिली हुई हैं, उनकी लिपि को आज तक किसी भी पुरातत्वविदों के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसा भी संभव है कि शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। उनमें जो ज़्यादातर चीज़ें मिली हुई हैं वहाँ से, तो अधिकतर चीज़ें क्या थी? पत्थर, राख, तांबे, कांसा और सोने की बनी हुई होती थी। तांबे और कांसे में औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इसके अलावा सोने और चांदी के गहने तथा बर्तन बनाए जाते थे। और जितनी भी वहाँ से वस्तुएं मिली हैं वो सारी आकर्षक वस्तुओं में शामिल की गई, जैसे कि मनके, बांट और फलक। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र पाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष भी मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। माना जाता था कि उस समय कपड़े की बुनाई और कताई का भी काम चलता था। आइए अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कृषि। हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पादन करते थे। जिसमें से क्या क्या चीज़ें ये लोग
उगाते थे, जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन करते थे। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिलते हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग का संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ है। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, ये अनाज उगाते थे और इसके अलावा वे जानवरों को भी पालते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन के जो अनाज उत्पादन की क्षमता होती है उसके आधार पर किया जाता है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर जो है मोस्टली देखा गया है कि जानवरों के चित्र बने होते थे तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेतों के भी साक्ष्य माने जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लोग खेती करना जानते थे। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? आर्थिक व्यवस्था तो अनगिनत संख्या में बहुत सारी मोहरें मिली। एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। ऐसा लगता है कि शहरी जीवन अलग था और ग्रामीण जीवन अलग था। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। इसके अलावा अरब सागर तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का भोजन कैसा था? लोग जो है नगर में तो रहते ही रहते थे, गांव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवरों को पालते थे और गांव में रहने वाले लोग ही जो गांव में लोग रहते थे वो शहरों के रहने वाले शासकों, लेखकों और शिल्पकारों को खाने का सामान देते थे। मोस्टली ये लोग क्या क्या चीज़ें उगाते थे? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सारी चीज़ें ये लोग खेतों से उगाते थे और ये लोग संभवतः लकड़ी के बने हलों से खेतों की जुताई करते थे। पानी का संचार करके जो खेतों की सिंचाई की जाती थी। और हड़प्पा के लोग जो है इसके अलावा गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों को भी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारगाहें होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशी कहाँ जाते थे? पानी की तलाश में दूर दूर उनको लेके चले जाते थे। ये लोग बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। हड़प्पा सभ्यता में संस्थाएं। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिलते हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा जो शोधकर्ता होते हैं उनके द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफ़ी कठिनाई का कार्य माना गया है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी द्वारा मतलब जो वहाँ पर जाति प्रथा की बात करें या वर्ग की बात करें तो मोस्टली वहाँ पर व्यापारी थे, किसान थे, लेकिन मंदिरों के साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ सर्च की गई है वो है कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में एक विशेष तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब के बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था और सबसे बड़ी बात होती कि सरोवर के चारों ओर कमरे बने हुए थे। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर के चारों ओर कमरे थे और सरोवर में उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई, यानी दो तरफ इसमें सीढ़ियाँ होती थी और इसमें भरने के लिए पानी जो है वो कहाँ से निकाला जाता था? कुएं से निकाला जाता था। मोहनजोदाड़ो में मिला विशाल स्नानागार लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और इसकी गहराई 2.5 मीटर थी लगभग मानी गई थी।
इसके अलावा कालीबंगन तथा लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं, जहां संभवतः ये प्रतीत होता था कि लोग यज्ञ करवाते थे। इस सारी चीज़ों के अलावा गुजरात के इलाके में खदिरबेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। इसको 3 भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे और खुला एक मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इसके अलावा गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिले साबरमती के एक उपनदी के किनारे लोथल नगर पत्थरों, शंखों और धातुओं के से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। यहाँ एक बड़ा तालाब भी मिला जो शायद लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाली नावें रुका करती थी। संभवतः यहाँ पर माल उतारा और चढ़ाया जाता था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। एंड इन लास्ट में हम देखते हैं कि किन कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ऐसे कौन से कारण थे? लगभग 3500 साल पहले अर्थात 1500 ईसा पूर्व में एक बड़ा बदलाव देखने में आया। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफ़ी कम हो गया और मोहनजोदाड़ो में सड़कें बनी हुई थी उनमें कचरों के ढेर लगने शुरू हो गए। जल निकास प्रणाली थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। लोग सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाकर रहने लगे, जिससे माना जाता है कि इस जो सिंधु घाटी सभ्यता विनष्ट हो गई। लेकिन आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के साक्ष्य प्रमाण नहीं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 या से लगभग 1500 से 1800 के बीच में इसका पतन माना जाता है और इसके पतन के जो कारण है वो पूरी तरह से अभी भी विवादित हैं। एक सिद्धांत ये कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था और उसे हरा दिया था। एक ये भी कारण माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में कई ऐसे तत्व पाए गए जिससे ये साबित होता है कि ये सभ्यता आक्रमण के कारण विलुप्त नहीं हुई थी। बाद में ये भी माना जाता है। दूसरी तरफ बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसको मानते हैं? प्रकृति को मानते हैं। यहाँ मतलब कुछ ऐसी नेचुरल कैलेमिटी हुई होगी जिससे इस सभ्यता जो पूरी सभ्यता थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। प्राकृतिक कारण, भूगर्भीय और जलवायु संबंधी कारण भी इस सभ्यता के नष्ट होने के कारण हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।